लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी उस दिन देखी थी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? वो जो चेंज जो टोटल यूटिलिटी में आती है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, बराबर। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है? बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज आता है वो कंटिन्यूसली डिमिनिश होते जाता है, यानी कम होते जाता है। तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यानी कम होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बारे में क्या लॉ है वो अपन आज डिस्कस करेंगे। ये लॉ को पहले प्रपोज किया था प्रोफेसर गॉसेन ने, बट उसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया इकोनॉमिक्स के पप्पा ने, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनको हम इकोनॉमिक्स के पप्पा कहते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। तो जिसको जिसको इकोनॉमिक्स नहीं पसंद उनको पता है कि किसके बारे में आपको तारीफ करनी है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी, उसमें उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया और बताया कि ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये सर्वव्यापी है, ये सबको इसको फेस करना पड़ता है। ये किस बिहेवियर पे डिराइव्ड है? ये इस बिहेवियर पे डिराइव्ड है कि किसी भी यूटिलिटी की, कोई भी कंज्यूमर का जो वांट होता है जब वो कम हो जाता है तो फिर उसकी यूटिलिटी भी कम हो जाती है। अगर कोई चीज़ की गरज कम हो जाती है, कोई चीज़ की ज़रूरत कम हो जाती है तो उसका उपयोग भी कम हो जाता है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे निंटेंडो का वो कैसेट वाला वीडियो गेम आता था ना, वो बहुत चाहिए था। अब वो मेरे घर में कचरे में पड़ा है क्योंकि अब ऑब्वियसली मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे अब PS5 चाहिए। लेकिन अभी भी मेरे को मम्मी से पूछ के लेना पड़ता है तो मम्मी लेने नहीं दे रही, तो इसलिए नहीं ले रहा हूँ। तो जब निंटेंडो आया था तो बहुत ये था हिट था, उस टाइम पे 4,500 रुपये का आता था, बहुत बड़ा बात था। बट उस टाइम पे उसका बहुत रिक्वायरमेंट था। बट आज के डेट में वो निंटेंडो, हाँ नॉस्टैल्जिया के लिए ठीक है, कभी कभार खोल के पुराना कॉन्ट्रा और वो सब गेम्स उसमें खेल सकते हैं। बट आज के डेट में जब PS5, PS4, Xbox ये सब है तो कोई निंटेंडो का वो ओरिजिनल नहीं खेलने वाला। तो इससे क्या हो रहा है कि उसकी यूटिलिटी कुछ नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप क्या हो रहा है गाइस? देख नहीं रहा है सर, इसको बोला अंदर तुम उठ जाओ, तुमको वहीं पे लेट के बैठना है। तो जैसे लोग जिम खरीदता मतलब ये ट्रेडमिल खरीदते हैं घर पे कि ट्रेडमिल लेंगे तो वॉक करेंगे तो फिर वेट कम होएगा, सब कुछ होगा। लेकिन वो ट्रेडमिल ना बाद में सिर्फ काम आता है कपड़े सुखाने के। जिनके घरों में डेडिकेटेड लोग हैं वो शायद यूज़ करते हो, बट मेजोरिटी उनके घर में, जिनके घर में मैंने देखा है वो बाद में काम आता है कपड़े सुखाने, उस पर कच्चे सूखते होते हैं क्योंकि चलता है। तो नहीं, मेरे पास नहीं, मुझे पता था पहले से कि मैं नहीं चलने वाला, तो मैंने लिया ही नहीं। ये स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का? तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। यानी कि अगर बाकी सारी चीज़ें समान रही तो जो ज़्यादा फायदा होता है किसी आदमी को किसी चीज़ के स्टॉक को बढ़ाने में, वो कम होते जाता है जितना वो स्टॉक बढ़ता जाएगा। ठीक है, वापस बोलो, यानी कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहने पर जो एडिशनल बेनिफिट, जो ज़्यादा फायदा आपको फील होता है किसी चीज़ के स्टॉक को ज़्यादा खरीदने में, वो हर बार खरीदने के बाद वो थोड़ा ज़्यादा फायदा, वो मार्जिन कम होते जाता है। तो उसका बेसिक बेनिफिट है वो तो मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अनाज, अब फॉर एग्जांपल आपके घर में 50 किलो गेहूँ, 50 किलो चावल पड़ा है, लेकिन आपकी घर में ऐसा है, आपकी मम्मी का हिसाब किताब कि घर में हमेशा अनाज भरा रहना चाहिए, चाहे कल को लॉकडाउन 5 साल के लिए भी लगे तो भी दाल चावल रोटी सब्जी खा के जी सकते हैं। तो वो हिसाब से वो 50 किलो गेहूँ 50 किलो चावल लेके आई, फिर नेक्स्ट ईयर फिर जाके और 25 किलो गेहूँ 25 किलो चावल लेके। तो जितना उसके फेस पे स्माइल हो, पहली बार 50 किलो गेहूँ 50 किलो चावल लेके था, वो दूसरी बार नहीं होगा। और अगर तीसरे दिन पापा भी लेके आ गए तो बोलेंगे काय को लेके आए, इतना ऑलरेडी पड़ा था, कहाँ रखेंगे? वही गेहूँ वही चावल, दोनों का उपयोग है, कोई खराब नहीं होने वाला। अच्छे से स्टॉक करोगे तो 3-4 साल तक रहेगा। उल्टा जितना चावल पुराना होगा उतना टेस्टी होगा, उतना ज़्यादा फूलेगा, उतना कम चावल में ज़्यादा भात बनेगा। जिन्होंने ज़िंदगी में चावल बनाया हो वो जानते हैं कि नया चावल कम फूलता है और पुराना चावल जो है वो ज़्यादा ये होता है। इवन टेस्ट वाइज भी पुराने चावल का टेस्ट अच्छा होता है। लोग नया चावल क्यों खरीदते हैं? खाली स्टॉक रखने के लिए, यूज़ करने के लिए लोग प्रेफर करते हैं पुराना चावल। तो इसका मतलब क्या, इसका और एक मतलब क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases।
इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। यानी कि ये क्या कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो कोई भी कंज्यूमर डिराइव करता है किसी कमोडिटी को खरीद के, वो उसी तरह उतना उसका जो फुल बेनिफिट, उसे मजा जो आता है वो कम होते जाता है हर बार जब वो ज़्यादा उसके पास हो। यानी जितना उसके पास ज़्यादा होगी इतना उसका उपयोग कम होगा। ये आपके रियल लाइफ में भी आप बहुत चीज़ें देखते होंगे, जो चीज़ अपने घर में बहुत ज़्यादा है ना, वो चीज़ का अपने को इज्जत नहीं है। हाँ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में टीवी है, अच्छी बड़ी फ्रिज है, अच्छा खासा, आपको कोई उसका ऐसा बेनिफिट नहीं लगेगा। लेकिन जिसके घर में आज भी मटका जमीन में गाड़ के पानी ठंडा किया जाता है, अगर उसके घर में अब छोटा सा भी फ्रिज चला जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब आपके पास ऑलरेडी अगर ये सब चीज़ें हैं और फिर भी अगर आपको ये मतलब ये दूसरा मिल रहा है तो उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा। अब इसके ऊपर, ये लॉ के ऊपर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कुछ असम्पशंस रखे हैं। उसमें पहला है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी मतलब बेसिक फेयरनेस, दिमाग से काम लेने वाले लोग। मतलब ऐसा कोई मंद बुद्धि है, जड़ पागल है, तो उसका लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। वो जाके रोज 5 चॉकलेट लेके आ रहा है, चाहे उसके पास 50,000 चॉकलेट की फिर लेके आ रहा है, तो ये जड़ पागल आदमी है। इसका हम लोग ये लॉ के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। तो रैशनल होना चाहिए, उसका बिहेवियर रैशनल होना चाहिए। कोई लोग होते हैं ना, उनको बस पागलपन होता है कोई चीज़ जमा करने का। जैसे अभी मेरा एक दोस्त है, उसको ना कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन जमा करने का शौक है। अब वो होटल में भी कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा तो प्लास्टिक की बोतल नहीं, बोलेगा कांच की बोतल लेके आओ। जबकि लोग ज़्यादा है, प्लास्टिक की बोतल बेटर है, लेकिन नहीं, वो कांच की बोतल और उसका ढक्कन मांगेगा, वो ढक्कन जेब में डाल देगा। घर में जाओ तो उसके पास हजारों लाखों ढक्कन पड़े, पता नहीं उस ढक्कन का क्या करने वाला है, लेकिन है उसके पास। तो ये रैशनैलिटी नहीं है। ठीक है, अगला है कार्डिनल मेजरमेंट। This law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. Hence, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. ये भी चीज़ मान के चलता है कि आप यूटिलिटी, उपयोगिता को मेजर कर सकते हो, गिन सकते हो, उसका आप कोई तरीके का मेजरमेंट रख सकते हो, ताकि मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा के आप ये पता लगा सको कि कितना फ़ायदा होता है कोई चीज़ के खरीदने में। होमोजेनिटी, इसमें ये चीज़ वो मान के चलता है कि हर बार वो जो चीज़ बिक रही है वो सेम साइज़ की है, सेम शेप की है, सेम कलर की है, सेम टेस्ट की है, ये मान के चल रहा है। ऑब्वियसली अगर उसमें कुछ फ़र्क हो गया तो अलग चीज़ हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से थम्स अप पसंद है, तो अगर मैं थम्स अप का कलेक्शन रख रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, बार बार थम्स अप खरीदता हूँ, थम्स अप पीता हूँ, उसकी जगह पर अगर मैं पेप्सी लेता हूँ तो पेप्सी उसमें नहीं आएगा, पेप्सी अलग ब्रांड हो जाएगा, बराबर। तो वो मान के चल रहा है कि एक ही चीज़ है, पूरा होमोजेनियस है। कंटिन्यूटी, सारे कमोडिटी जो कंज्यूम हो रहे हैं वो एक के बाद एक हो रहे हैं बिना किसी टाइम गैप के। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर हर रोज एक थम्स अप ले रहा हूँ तो वो मेरा नॉर्मल यूटिलिटी है, बट मैं एक दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना बढ़ रहा है? 1 से बढ़ रहा है। अब वो जो एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ उससे जो मुझे फायदा हो रहा है, जो मुझे बेनिफिट, जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो डिमिनिश होता है, ये टोटल मार्जिन यूटिलिटी में है। ऑब्वियसली रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कोई चीज़ को लेके, बट आपको ये अज्यूम करके चलना है कि वो डिमिनिश तभी माना जाएगा या तभी मापा जाएगा जब आप कंटिन्यूसली बिना किसी टाइम लैप्स के उसको कंज्यूम कर रहे हैं। रीजनेबिलिटी, सारी की सारी चीज़ें जो है वो रीजनेबल साइज की होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा बड़ी कुछ ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टेंसी, all the related factors like income, taste, habit, choices, likes of a consumer should remain constant. Marginal utility of money is also assumed to be constant. इसमें हर ये सब चीज़ें सेम मानी गई है। अब अचानक अगर कोई गरीब हो गया है, आज वो उसके पास बहुत पैसा है, कल नहीं है, तो फिर अब वो चीज़ें जो पैसे थे तब खरीदा था, कल गरीब है तो नहीं खरीदेगा। तो ये सब चीज़ें आप लॉ में नहीं मानोगे कि ये सब सोचने जाओगे तो आप लॉ कैसे बनाओगे? आपको लॉ ऐसे बनाना है जो कि ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के चले। तो आप ये मान के चलते हो कि ये सारे फैक्टर्स समान हैं, ये सारे फैक्टर्स समान है। इसके लिए उसने कहा है ना कि ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये सारे फैक्टर्स उसमें समान है। कौन से? इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स, जो भी आपका कमाई, आपका स्वाद, जो आपके आदतें हैं, आपकी चीज़ों को पसंद करने के तरीके हैं, आपकी पसंद नापसंद है, और पैसा, आपके पास जो पैसा अवेलेबल है वो भी आप मान के चलते हो कि कांस्टेंट ही है। डिविजिबिलिटी, ये भी मान के चलता है कि जो भी कमोडिटी है वो डिविजिबल है, यानी कि छोटी छोटी क्वांटिटीज में भी ली जा सकती है। और ये एक और चीज़ मान के चलता है कि हर बार जब वो चीज़ आप खरीदते हो तो आपका सिंगल वॉन्ट, एक ही वॉन्ट कवर करता है, मल्टीपल वॉन्ट्स कवर नहीं करता। हमने ऑलरेडी मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस की है। हमें पता है कि हर बार जब वो टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा थोड़ा घटता है। जब टोटल यूटिलिटी इक्वल हो जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम 0 हो जाता है, और जब टोटल यूटिलिटी कम होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चला जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व देखोगे कैसे 10 से कम होते 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 0 आया और फिर माइनस में गया। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम 2.8 पे हम डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 13 पे।
इस डायग्राम में दिखाया गया है कि कमोडिटी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे मेजर की गई है और मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पे मेजर की गई है। मार्जिनल यूटिलिटी के कई सारे पॉइंट डिराइव किए गए हैं जिससे आपको ये समझता है कि ये डाउनवर्ड्स की तरफ स्लोप है लेफ्ट से लेकर राइट में। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है और अगर आपको वही कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो फिर आपको नेगेटिव यूटिलिटी आ जाती है। यानी कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी और आपकी टोटल यूटिलिटी मैच होती है उस पॉइंट के बाद भी आपने उसका कंजम्पशन नहीं बंद किया तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में चली जाएगी, यानी नेगेटिव में चली जाएगी। यानी जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा था अब वो एक्स्ट्रा आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा, खुशी होने के बदले आपको चिढ़ होगी। हाँ, जैसे अभी समझो बहुत सारा आपने कोई चीज कंज्यूम किया दिया तो थोड़ा थोड़ा अपन ले रहे थे, हमको अच्छा लगा था। अब जब बार बार वही करा तो एक लेवल के बाद हमें वो सेटिस्फैक्शन देना बंद कर दिया और फिर भी अगर हमने वही खरीदा तो फिर वो अब हमें डिससैटिस्फैक्शन करेगा। जैसे अगर समझो आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है और आपको ऐसा कस्टमर सर्विस का फोन आता है उसी चीज के लिए तो आपको खुशी मिलेगी कि हाँ यार मेरे को तो यही चाहिए था, ठीक है काम कर दे। आज उसने दे दिया, आपने ले लिया, कल फिर उसने दिया, आपने डबल ले लिया, हाँ चल ठीक है मेरे को जरूरत है। अब वो परसों फिर अगर बोलेगा तो बोलेगा बस करना यार, अब क्या करूँ, क्यों बार बार जानता है, क्योंकि अब आपको उसके बारे में बात नहीं करनी है। अब इसके ऊपर एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, जिस तरह मैंने मेरे दोस्त का बताया, मेरे दोस्त को थम्स अप की बोतल का ढक्कन पसंद है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये क्या है, ये उसकी हॉबी है। जिनको हॉबी होती है वो हर बार उनको और खुशी मिलती है ज़्यादा उस चीज़ को भर के, क्योंकि यहाँ पे वो लॉ अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। यानी ये सब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ के ऊपर है। क्या पहला है हॉबीज। In certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare paintings, music, reading, etc., the law does not hold true because every additional increase in the stock gives more pleasure. This increases marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. यानी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई चीज़ जैसे स्टैम्प कॉइन का कलेक्शन हो गया, रेयर पेंटिंग्स का कलेक्शन हो गया, गाना सुनने का शौक हो गया, पढ़ने का शौक हो गया, ये सब के ऊपर आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी नहीं लगा सकती। जिनको ये सब चीज़ों के शौक होते हैं वो जितना करे उनका मन और करता है उसको करने के लिए और ये उनको ज़्यादा प्लेजर देता है। तो इसमें होमोजिनिटी और कंटिन्यूटी का भी प्रिंसिपल वैलिड नहीं क्योंकि हर बार चीज़ें अलग अलग होती है। जब किसी को गाना सुनने का शौक है तो गाना सुनेगा ही, वैसे तो नहीं बोलेगा अरे आज बहुत सारे गाना सुन लिया अब कल नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं होता। उसे गाना सुनने का शौक है वो सुनेगा, जैसे पढ़ने का शौक है, अगर मुझे कोई नई बुक मिल जाए तो मैं सेम डे पढ़ता उसको। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको कंटिन्यूसली बेनिफिट देती रहेंगी और इसके ऊपर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। माइजर, in the case of a miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction. Marginal utility of money tends to increase with an increase in the stock of money. However, this situation ignores the assumption of rationality. अब एक और एक्सेप्शन है कंजूस होना। अगर कोई कंजूस है तो अब ऑब्वियसली वो ज़्यादा खरीद के अपने आप को सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, उसको तो कम खरीदने से ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा और उसका पैसा बच रहा है। तो ये ऑब्वियसली रैशनैलिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है क्योंकि आपको ये मान के चलना कि उस चीज़ की ज़रूरत है। अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और फिर भी आप वो नहीं खरीद रहे हो तो आपको फिर ऑब्वियसली आप नॉर्मल लोगों से अतिरिक्त हो, आपको हम रैशनल नहीं कहेंगे, जड़ बुद्धि कहेंगे। तीसरा है एडिक्शन। It is observed in case of a drunkard that the level of level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. So MU received by drunkard may increase. Actually, it is only an illusion. This condition is similar to almost all addictions. However, this violates the assumption of rationality. जैसे आप किसी चीज़ का नशा करते हो, आप लीकर अल्कोहल कंज्यूम करते हो या फिर स्मोक करते हो या ऐसी कोई चीज़ का नशा करते हो तो जितना ज़्यादा आप करोगे उतना आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसमें डिमिनिश नहीं होगा वो सेटिस्फैक्शन, बट एक्चुअली वो गलत है, होगा डिमिनिश। आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो, आप बीमार पड़ जाओगे तो आपका सारा कंजम्पशन रुक जाएगा सेम डे। तो इसमें भी होता है बट हाँ ये रैशनली नहीं होने वाला, इसलिए इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। Power. This is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. He desires to have more and more of it. However, this again violates the rationality assumption. ये कहते हैं पावर की अगर किसी को लत लग गई कि भाई मेरे को पावरफुल बनना है, अब जिसको पावर का ये रहेगा उसको और पावर चाहिए होगा, ये भी एक तरह का नशा ही हो जाता है। तो ये भी रैशनैलिटी के प्रिंसिपल को कट करता है। Money. It is said that the marginal utility of money never becomes zero. It increases when the stocks of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants. However, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. Marginal utility पैसे के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी
जो पैसे के ऊपर है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है, क्योंकि जितना पैसा हो आदमी को और पैसा चाहिए। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है ऐसा नहीं है। जो अगर कोई गरीब आदमी है जिसका दिन का कमाई 100 रुपये है, अगर वो 110 रुपये कमाएगा तो बहुत खुश होगा। अगर कोई अमीर आदमी जिसका कमाई 15 लाख रुपए दिन का है, तो 15 लाख की जगह पे 16 लाख भी कमाएगा तो उसको इतना खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है। बट आप गरीब आदमी 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये भी कमाएगा तो उसको जो खुशी मिलेगी उसका कोई अलग ही लेवल है। जैसे कि अगर आप लोग उनको घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती और अचानक एक दिन मम्मी पापा 100 रुपये दे दे तो वो दिन की खुशी जो है वो अलग ही है। या फिर आप रास्ते से चल के जा रहे हो और आपको सामने 500 का नोट मिल जाए। बट ये एक्सेप्शंस खाली अपेरेंट है, क्योंकि ये कोई ना कोई असम्पशन ऑफ द लॉ को वायलेट करते हैं, इसके लिए एक्चुअल में एक्सेप्शन नहीं है। कुछ रैशनैलिटी को वायलेट करते हैं, कुछ कंटिन्यूटी को वायलेट करते हैं, कुछ होमोजेनिटी को वायलेट करते हैं, इसके लिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ ये बट अपेरेंट ये है। अब इनके क्रिटिसिज्म्स यानी कि ये लॉ की कहाँ लिमिटेशन है, कहाँ कमियां हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। पहला है अनरियलिस्टिक assumptions. The law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, but it is really difficult to fulfill all these conditions at a point of time. ये क्या कह रहा है कि जो क्रिटिसिज्म है इस लॉ का, उसमें सबसे पहला है कि जो assumption है वो अनरियलिस्टिक है। रियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ों का सेम रहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि होमोजेनिटी, हर चीज़ सेम तो होगी नहीं। कंटिन्यूसली कोई चीज़ आप कंज्यूम नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंसी, कंटिन्यूसली उसके कंजम्पशन में सेमनेस भी नहीं होगी। और रैशनैलिटी के जो लॉजिक्स हैं वो हर किसी के लिए नहीं सेम हो सकती। किसी का अपना अपना स्टॉक है, भाई हम आज़ाद हैं, हमको लेना है, मेरे को रोज जाके 5 किलो चावल खरीदना है, कोई कैसे रोकेगा मेरे को, है ना। तो ये सक्सेसफुली कंटिन्यूसली ये करना नियर टू इम्पॉसिबल है। कार्डिनल मेजरमेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या मान के चलता है, ये मान के चलता है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी को एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हो एज अ मेजरमेंट। बट रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूटिलिटी कोई खरीद के बेचने वाला सामान नहीं है। यूटिलिटी आपका साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी मिल सकती है, कभी कभी बिना खरीदी हुई चीज़ों में खुशी मिल सकती है। जब बारिश में पेट्रिक की खुशबू आती है जो, उसका कोई वैल्यू थोड़ी है, लेकिन लोगों को बहुत पसंद है ना। तो अब ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें आप इसको कार्डिनल यानी एक्चुअल में आप इसको मेजर नहीं कर सकते। Indivisible goods. Law is not applicable to indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV sets, which are normally purchased in a single unit at a time. ये लॉ क्या मान के चलता है कि कोई भी चीज़ जो है उसकी डिविजिबल है छोटी छोटी यूनिट्स में। बट बड़े बड़े सामान को आप कैसे डिविजिबल करोगे? आपने कार खरीदी है, अब कार थोड़ी डिविजिबल है, वो सिंगल यूनिट है ना। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये लॉ ये भी मान के चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। बट ये एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि किसी किसी के लिए हर पैसे का वैल्यू हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ये प्राइसेस, स्टॉक ऑफ मनी सब पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर की फैमिली इनकम जो है वो 15,000 रुपये है, और अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको पबजी के 5,000 रुपये के गोल खरीदने हैं, क्या खरीदते हैं पबजी में, आरपीस खरीदने हैं, तो फिर आप 5,000 रुपये का आरपी खरीदेंगे। आपके फादर को अगर बोलोगे जिनकी टोटल सैलरी 15,000 है, तो वो झाड़ू, चप्पल, डंडा जो मिले उससे मारेंगे, है ना। बट अगर आपकी फैमिली इनकम 15 लाख रुपये है, अब उसमें जाके आप 5,000 रुपये का आरपी बोलोगे, ठीक है बेटा, बिकॉज उनके लिए फिर अमाउंट में इतना फर्क नहीं पड़ता। बट कोई पेरेंट्स तो तब भी नहीं देते, बट स्टिल आप मान के चल सकते हो कि पैसे की वैल्यू हर किसी के लिए अलग अलग होती है। और बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। अब जैसे आपने समझो फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चीज़ देखी जो आपको खरीदनी है, लेकिन उसका प्राइस अननेचुरली हाई है। जैसे कि अब समझो एक नॉर्मल सा टी शर्ट है, वो एक पर्टिकुलर ब्रांड में 15,000 का है, और वही दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड में लेट से 8,000 का है। तो आप कभी इवन तो आपके पास 15,000 खरीदने का कैपेसिटी है, फिर भी देयर इज अ गुड चांस कि आप नहीं खरीदो, क्योंकि आप सोचो कि आप 15,000 का ले रहा, 8,000 में भी वही चीज़ मिले, तो 8,000 का क्यों ना ले। अन्य से नंबर आप लड़की हो तो आपका दिमाग नहीं चलता था 15,000 क्योंकि फिर आपको लगेगा कि वो 8,000 में कुछ ना कुछ कमी होगी, इसके लिए वो 8,000 का नहीं लेने का। ऐसा कुछ नहीं, इट्स जस्ट अ जोक। आई एम नॉट एंटी फेमिनिस्ट, प्लीज। सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, अच्छा नहीं, इसमें एक और क्रिटिसिज्म एक और पॉइंट बाकी है, सिंगल बॉन्ड। तो लॉ जो है वो सेटिस्फैक्शन एक सिंगल पॉइंट एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई हो रहा है उसको मान के चलता है। बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए एक टाइम पे।
हर टाइम पे एक किसी व्यक्ति को कई सारी चीज़ें चाहिए होंगी, कुछ खाने को चाहिए होगा, कुछ पहनने को चाहिए होगा, कुछ पीने को चाहिए होगा, कुछ गाड़ी चलाने को चाहिए होगा. दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग मी. आई कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. इट्स अ लाइफ लेक्चर. तो बहुत सारी वांट्स होते हैं जो कि हमारे कंटिन्यूसली सेटिस्फाई एक ही टाइम पे हम हमारे डिमांड्स उसके ऊपर होते हैं. तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी जो ये मान के चलता है कि आपको एक टाइम पे एक ही वांट चाहिए, एक ही चीज़ की ज़रूरत है, ये गलत है, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है. आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम पे चाहिए. कुछ अपने लिए चाहिए, कुछ दूसरों के लिए भी चाहिए, कुछ अपने फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए, कुछ अपने सेविंग्स के लिए चाहिए. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे अभी अगर मेरे को आप पूछोगे कि एक टाइम पे आपको क्या क्या लेना है, तो बहुत सारी चीज़ें लेनी है. टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मेरे पास अगर अनलिमिटेड जो ये मान के चलता है कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड सब कुछ है, तब मेरे बॉन्ड्स तो और बढ़ जाएंगे. रादर देन हैविंग अ सिंगल बॉन्ड मैं तो लेके बैठा रहूँगा, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो. इस लॉ का क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है? In spite of the criticism, the law of the diminishing marginal utility is a very popular and important law in economics because of its universal application. ये सब होने के बावजूद इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, और वो क्या महत्व है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. पहला है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स. ये लॉ जो है कंज्यूमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करता है. इससे उनको क्या समझ में आता है कि आप अगर कोई भी चीज़ से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हो तो आपको आपका कंजम्पशन डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी छोटी छोटी चीज़ों में मैक्सिमम कंजम्प ये करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 रुपये है और आपकी कोई मनपसंद चीज़ है, तो उसका मतलब नहीं आप 1000 रुपये की पूरी वही चीज़ खरीदो आप, क्योंकि उसके जो लास्ट की कंजम्पशन होंगे उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना पहले वाले में मिल रहा है. अगर जैसे भी समझो आपको चॉकलेट पसंद है और आपके पास 1000 रुपये है, तो आप रोज़ एक चॉकलेट खरीदो, वो बात सही है. बट आप एक साथ जाके पूरा डब्बा उठा के घर में रख दो, फिर आपको उसका वैल्यू नहीं रहेगा, वो ख़त्म भी हो जाएगा, आपको मज़ा भी नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे यार काय के ले लिया. उससे अच्छा रोज़ एक लेने का. रोज़ एक लेने में आपको भी कंट्रोल रहेगा, प्लस आपके पास रोज़ लेने के पैसे भी रहेंगे, प्लस आपके पैसे आप दूसरी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो, जो अगर समझो आपको उस टाइम पे याद नहीं रहा तो, है ना. समझो 1000 रुपये थे और 1000 रुपये आपने चॉकलेट खरीद लिए, और फिर याद आया कि कल फ्रेंड का बर्थडे है, आप चॉकलेट वापस एक केक थोड़ी लेके आ सकते हो, है ना. It is also useful to the government. This law is useful to the government in framing various policies such as progressive tax policy, trade policy, pricing policy, etc. तो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इससे गवर्नमेंट जो है वो कई सारी चीज़ें डिसाइड कर सकती है. टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, कि कौन सा सामान ट्रेड करना ज़्यादा चाहिए, कौन सा कम करना चाहिए, किस चीज़ का भाव कितना फिक्स करना चाहिए, ये सब की चीज़ों में भी गवर्नमेंट को ये फ़ायदेमंद होता है. बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज़. This law helps us to understand the paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, as well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamonds, etc. इससे आपको एक और चीज़ समझता है कि कौन सी चीज़ की कितनी कीमत है और उसका यूज़ कितना कम है. आज के डेट में अगर आपको समझो लेट से अनाज लेना है, आज अनाज आपका गेहूँ क्या चल रहा है, 50-60 रुपये किलो चल रहा होगा, बराबर. बट गेहूँ आपको रोज़ खाना है, लेकिन फिर भी अगर आपके फादर को आप पूछोगे कि आपके एनुअल इनकम में से कितना पैसे का आप अनाज खरीदते हो, तो 2 या 4% या 5% के ऊपर का अनाज नहीं खरीदते हो. बट वही अगर उनको पूछोगे कि साल का कितना सोना खरीदते हो, तो 60-70-80% जो एनुअल इनकम होगी उसका सोना खरीदते हो, अगर उनकी अच्छी इनकम होगी तो. क्यों? क्योंकि अब वो सोना उनको लेना आगे के लिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है. बट सोने का यूज़ क्या है, कितना यूज़ है? अब साल में एक आध बार पहनते होंगे, नहीं तो बाकी टाइम लॉकर में पड़ा रहता है, बराबर. तो ये क्या कह रहा है कि जिन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ है बट वो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, जैसे कि सनशाइन, धूप चाहिए, धूप नहीं रहती तो कितना अजीब सा मायूस लगता है. हवा चाहिए, पानी चाहिए, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना कम है, बट जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा उसका इतना यूज़ नहीं है ना. बेसिस ऑफ इस लॉ ऑफ डिमांड. सो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बैठा हुआ है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि कोई भी चीज़ का अगर क्वांटिटी डिमांड हाई होगा तो उसका प्राइस फॉल होगा, और अगर उसका प्राइस हाई होगा तो उसका डिमांड फॉल होगा. इसका ये मतलब है कि अगर कोई आदमी कोई चीज़ें बार बार करता है, खरीदता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है. इसीलिए वो एडिशनल यूनिट तभी खरीदेगा जब उसका लोअर प्राइस उसको अवेलेबल हो. तो देखो ये बहुत सिंपल है. अगर कोई चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसका प्राइस कम है, और कोई चीज़ का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका डिमांड कम है. अगर डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड कम होता है. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस.
अब हम लोग डीएमयू और प्राइस के बारे में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी पैसे के इसमें आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम मान के चलते हैं कि एक यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 10 रुपये की है और किसी एक चीज़ का मार्केट प्राइस 50 रुपये है, तो जब आपने 10 यूनिट खरीदा तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी पैसे के इसमें जो है 100 मिला और मार्केट प्राइस जो है वो 500 था। तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो 100 मार्जिनल यूटिलिटी इज अराउंड 50 रुपीज़। जब वो आप खरीदते जाओगे तो एक लेवल आएगा कि 50 मार्जिनल यूटिलिटी आपको 50 रुपये में मिलेगी और फिर भी खरीदोगे तो आपको 50 रुपये में 30 ही मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। यानी जब आपने पहला खरीदा था तो उसी 50 रुपये में आपको 100 मार्जिनल यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला था और जब आपने बार बार खरीदा तो चौथे पे आने के बाद वो इक्वल हो गया। 50 रुपये की चीज़ के बदले में 50 रुपये का आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला और फिर भी आप खरीदते गए तो आपको अब 50 रुपये की चीज़ पे सिर्फ 20-30 रुपये का ही मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। प्लीज पे अटेंशन। इन सब चीज़ों को देख के हमको क्या समझ में आता है? हमको ये समझ में आता है कि अगर कोई कंज्यूमर चीज़ों को खरीदता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है उसके प्राइस से, तो उसको हम कहते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। क्या कहते हैं? इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। यानी कि हमने उसको खरीदा है जहाँ पे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला कम प्राइस में। जब हम इसको इक्वल इसमें खरीदते हैं तो हम इसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और जब हम कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिससे हमें कंज्यूम करने में उतना बेनिफिट नहीं मिला तो हम उसको एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है? हाँ बोलो सर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ ना। जहाँ पे 50 रुपये की चीज़ खरीद के 50 रुपये का ही मार्जिनल यूटिलिटी मिला। हमने मान लिया कि एक यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 10 रुपये का है। ठीक है? वो अगर हम मान के चलते हैं तो जब हमने पहली बार खरीदा तो हमें 10 चीज़ों के ऊपर 10 रुपये के हिसाब से मिला तो हमें पूरा 100 रुपये मिला। फिर अगली बार जब हमने खरीदा तो हमको 8 ही मार्जिनल यूटिलिटी मिला तो 8 × 10 80। जब चौथे बार खरीदे तो हमको इक्वल मिला। तो ये हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी अब इस पॉइंट पे हमारा सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल हो गया, जितने का खरीद रहे उतने का मिल रहा है। तो अब इससे अगर वापस खरीदेंगे तो कम हो जाएगा। तो रैशनल कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम जो अटेन करता है उससे आप मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड का प्राइस के ऊपर से डिस्कशन है वो समझ सकते हैं। दो इंग्लिश इकोनॉमिक्स J.R.R. हिक्स और R.G.D. एलन ने इनडिफरेंस मेथड बताया था। इसके हिसाब से उन्होंने क्या कहा कि इनडिफरेंस एनालिसिस जो है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी समझता है। इनडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि कोई भी दो चीज़ को दी गई जो सेटिस्फैक्शन है वहाँ पर वो हमेशा सेम ही होती है क्योंकि उसे कोई कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? बैटरी लो का आया था। एनी क्वेश्चंस गाइस?